का नेता कैसा हो और देश का नेता कैसा हो। धन्यवाद साथियों। साथियों, આપણી સૌની વચ્ચે આપણા સૌના આદર્શ એવા માન્ય રાહુલજી પધારી ચૂક્યા છે, ત્યારે સર્વપ્રથમ હું પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશભાઈ ને વિનંતી કરીશ કે સૂતરની આંટીથી રાહુલજીનું સ્વાગત કરે અને સાથે સાથે હું વિનંતી કરીશ કે રઘુ શર્માજી અને સુખરામ રાઠવાજી બી ત્રણે સાથે મળીને આપણું દ્વારકાની જ્યારે જગ્યામાં છીએ ત્યારે અહીંયા એક મોમેન્ટો આપીને સ્વાગત કરશે. જ્યારે મોમેન્ટો અપાય, સ્વાગત થાય ત્યારે તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લેશું મિત્રો. અને પછીના ક્રમમાં જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનશ્રીઓને વિનંતી કરીશ કે આવે અને મોમેન્ટો આપીને માન્ય રાહુલજીનું અહીંયા સ્વાગત કરે. જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓ, 5 પ્રતિનિધિ ખૂબ ઝડપથી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખશ્રી અને 5 પ્રતિનિધિ ઝડપથી આવે અને ત્યારબાદ કિસાન કોંગ્રેસના આગેવાનો તરત જ આવે અને હળથી રાહુલજીનું સ્વાગત કરશે. યાસીનભાઈ ઝડપથી. आओ यासीन भाई, और आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनकी टीम के साथी उनका स्वागत कर रहे हैं. उसके बाद किसान कांग्रेस के साथी अपना हल, कृष्ण बलराम की भूमि में है. बलराम लगातार वो हल के बल की बात करते थे, तो वो हल की बल की जो बात है वो लेकर हमारे बीच किसान कांग्रेस आएगी और राहुल जी का वो मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे. उसके बाद यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, वो आकर राहुल जी का स्वागत करेंगे. किरण नक्को કેપ છે જલ્દી. जी धन्यवाद, धन्यवाद. चंद्रिका बहन को मैं विनती करूंगा कि जो आदिवासी संस्कृति को लेकर कड़ू पहनाकर, हाथ में कलाई पर कड़ा पहनाकर उनका स्वागत करें. यूथ एनएसयूआई 5 लोग ही, 5 ही, ज्यादा नहीं, 5 लोग स्पीड से, 5 लोग बस हो गया. और इसी के साथ ये यूथ एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के बाद तुरंत ही हम चंद्रिका बहन कड़ा पहना के स्वागत करें. उसके बाद स्वागत का मोमेंटो देने वाला विधि हम पूर्ण कर रहे हैं. साथी तुरंत ही जगह छोड़ दें. जी धन्यवाद, धन्यवाद. कोई व्यक्ति समय यहां पर थोड़ा सा नहीं, जैसे ही मोमेंटो दे तुरंत. बहुत बहुत धन्यवाद. एनएसयूआई के साथी, महिला कांग्रेस के मैं स्वागत करने वाले उस साइड में आवाज करने की जरूरत नहीं है. चलिए, सिर्फ 3 प्रतिनिधि, 5 प्रतिनिधि से ज्यादा नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. और मैं आप यहां पर हमारा चंद्रिका बहन थोड़ा तेजी से आप आइएगा. एक एक मत करिएगा, सब एक साथ होना चाहिए. चंद्रिका बहन आइएगा जल्दी से. अभी चंद्रिका बहन के अलावा कोई नहीं, बाकी सब स्टेज से नीचे उतर जाएंगे. सब हो गया से साथी, मैं विनती करूंगा जगह खाली करे, बाकी जो वहां पर है वो.
भाई ये अनुशासन नहीं है, अगर 2 बार करेंगे। एक ही व्यक्ति को पहनाना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद आपका चंद्रिका बेन। आदिवासी संस्कृति का जो है वो हमको यहां पर चंद्रिका बेन मान्यवर राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियों से सब लोग हम बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और उस कॉर्नर में जो लोग भी हैं सब लोग अभी वहां जगह खाली करके चले जाए। मैं प्रदेश के हमारे प्रमुख माननीय जगदीश भाई को विनती करता हूं कि वो आए और स्वागत प्रवचन और साथ में उद्बोधन करें, हम सबको मार्गदर्शित करें। मौजमा આપણા સૌના લાડીલા આવતા દિવસનો દેશનું ભવિષ્ય આદરણીય મુરબ્બી રાહુલજી, આપણા સૌના આગેવાન, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા સાહેબ, સુખરામભાઈ, મંચસ્થ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ, વિપક્ષના નેતા, સમગ્ર ગુજરાતનું શીર્ષ નેતૃત્વ 3 દિવસની શિબિરમાં પધારેલા મારા ભાઈઓ બહેનો યુવાન દોસ્તો અને કોંગ્રેસના યોદ્ધાઓ, सर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर 25, 26, 27 3 दिन की शिविर हमने यहां लगाई है। आपके आदेशानुसार 18 विषयों पे गहन चर्चाएं हुई, ग्रुप बने, उसका स्टडी हुआ और आपके मार्गदर्शन के बाद कल समारोह में हम तय करने जा रहे हैं कि 2022 कांग्रेस के लिए हमारा क्या होगा, ये रास्ता हम तय करने के लिए जा रहे हैं। सर, आपने हमें कोविड का मुद्दा दिया। सर, पता नहीं था। गुजरात सरकार ने, जो गुजरात देश का मॉडल है विकसित राज्यों में, वो बात जो बताते हैं, उन्होंने गुजरात का मॉडल दिया। आपने दिल्ली से सर आदेश दिया कि कोविड में सही हकीकत क्या है वो देखो, जानो और बताओ लोगों को। सर, वो उन लोगों ने कहा कि सिर्फ 10,000 लोग मरे हैं। हम लोगों ने आपके आदेश अनुसार हमारे ये जो लोग बैठे हैं, कोविड में जिनकी मौत हुई, उनकी घर की मुलाकात लेके 3 लाख का आंकड़ा पत्रकार परिषद में घोषित किया। सर, सरकार डिफेंस में आई। सरकार मॉडल बता रहा था हिंदुस्तान का वजीर आलम, उसको डिफेंस में आना पड़ा। सुप्रीम में हर मुदत पे मुदत पहले बार 17,000, 28,000, 65,000 और लास्ट टाइम पे 1,03,000 मौतें हुई। ये गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में
सौगंधनामा दिया। सर, हम आभारी हैं कि कोविड में हमने देखा है गुजरात को। सर, स्मशान में लोहे की भट्टियां थी, वो पिघल गई थी, लेकिन भाजपा का दिल नहीं पिघलता था। वो बात आपके दिल में रही और आपने हमें निर्देश दिया। सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार झूठ बोल रही है, वो सर आपने साबित गुजरात में किया। धन्यवाद करता हूं सर मैं आपका। सर, 27 साल से हम लड़ रहे हैं, आज भी लड़ेंगे। हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं सर। आगे की लड़ाई में हम कहीं रुकने वाले नहीं हैं, कहीं झुकने वाले नहीं हैं। सर, बताऊं मैं कानून व्यवस्था क्या है हमारी। एक हमारी बच्ची सूरत में एक तरफा प्यार, हैरान परेशान, उसके परिवार पुलिस स्टेशन में जाते थे, नहीं सुनता। ये मतलब मैं बता रहा हूं, जो भाव यहां का भाजपा का प्रेसिडेंट है, उसके वहां, उसके गृह मंत्री के घर में सरेआम पूरे दिन दहाड़े एक लड़की को पकड़ के एक लड़का खड़ा है, वीडियो उतर रहे हैं, सामने उसका परिवार खड़ा है, पीछे से पकड़ के यहां छुरी लगाई है, बोलो मैं जान से मार देता हूं, तुम्हारी गवर्नमेंट या भाजपा में सत्ता है तो रोक लो। ऐसा करने के बावजूद भी वो बच्ची को सरकार नहीं बचा पाई, हम नहीं बचा पाए, और उसी दिन उसका गला काट के वहां खड़ा रहा। वो तड़प तड़प के मर नहीं जाए, वहां तक वो खड़ा रहा और उसकी मौत हुई। ये है भाजपा का मॉडल, ये है भाजपा का शासन। सर, दूसरा वाक्य, एक महिला को बोला कि तू मेरे साथ चल, उसने मना कर दिया, जाहिर में उसका नाक काट डाला। सर, एक 12वीं कक्षा में पढ़ती हमारी छोटी बच्ची, उसको उसका अंकल बीमार है, उसे करके ले गया, अनजान जगह पे बलात्कार किया और उसे भी छुरी मारी आगे और पीछे छुरी मारी। जब मैं उसके परिवार को मिलने गया तो उसके अंकल ने मुझे बताया कि जगदीश भाई, अगर यही होता रहा तो हमारी बच्चियां सलामत कैसे रहेगी, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा गुजरात में बुलंद करो सर, बताया उसके चाचा ने बताया सर। सर, ये है गुजरात का मॉडल। सर, ये है गुजरात के यहां परीक्षाएं आती है, परीक्षा की एग्जाम होती है, परीक्षा के एग्जाम के बाद पेपर फूटता है और 25 लाख नौजवान का भरोसा सरकार पे उठ जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, और वो नौजवान, जो 25 लाख नौजवान आवेदन करता था, वो आवेदन करने वाला 10 लाख पे आ गया। 15 लाख नौजवान आवेदन करना बंद कर दिया, सरकार से भरोसा उठ गया। सर, हमें मार्गदर्शित करें। सर, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मुझे पता नहीं, पर कहिए सर कि जो कांग्रेस का कार्यकर पुलिस की लाठी पहले हाथ में पकड़ेगा, वो हमारा बायोडेटा बनेगा कांग्रेस में। सर, आप कहिए हमें कि आंदोलन के दरमियान जो ज्यादा जेलों में रहेगा, जो ज्यादा पुलिस की लाठियां खाएगा, जो हमारी बात को बढ़ावा देने के लिए सरेआम घूमेगा, वही बायोडेटा कांग्रेस का बनना चाहिए। सर, थोड़ी मायूसी है। काम करने वाले का क्या और काम नहीं करने वाले का क्या? सर, बताया था आपने तो दिल्ली में हम सब नीचे बैठे थे, आदरणीय सोनिया जी नीचे बैठी थी,
और आपने कहा सर कि आओ नौजवानों, हिंदुस्तान का स्टेज मैं आपको सौंपना चाहता हूं, आओ ये नौजवानों के बीच में और राहुल जी के बीच में कोई दीवार नहीं रहेगी। सर आपने बताया था, सर सैल्यूट है, हमारी नौजवानों की आह है आप, हमारे नौजवानों के आशीर्वाद हैं और आने वाली पीढ़ी का आप एक अच्छा वातावरण बनाने की बात कर रहे हैं और दिशा दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। અને તમને બધાને પણ કહું છું, મનમાં નક્કી કરી લો, મહારાજે આજે કહ્યું રાहुलજીને कि राहुल जी उसी जमीन पे आप आए हैं कि कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन और अर्जुन आए थे, एक ने 18 अक्षनी सेना मांग ली और एक ने स्वयं कृष्ण को मांग लिया। जाना है तो जाओ, हमारा कृष्ण बैठा है यहां पर। हमें सेना नहीं चाहिए, हमें टूटी फूटी सेना नहीं चाहिए, हमारे विचारों में अड़े नहीं रहना है, वैसे लोग नहीं चाहिए। सेना वहां चली जाए, सिर्फ कृष्ण हमें दे दो, कृष्ण हमें दे दो। ये बात को कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर प्रमुख श्री आपका। मैं हमारे प्रदेश के प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मिनिस्ट्री राजस्थान सरकार के मान्यवर डॉक्टर रघु शर्मा जी को विनती करता हूं वो हम मार्गदर्शित करें। हिंदुस्तान की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई जगदीश ठाकुर जी, हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भाई सुखराम राठवा जी, पार्टी के तमाम नेतागण जो मंच पे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, अग्रिम संगठनों के हमारे साथियों, ये जो चिंतन शिविर यहाँ हो रहा है ये राहुल जी की कल्पना थी। जब मुझे प्रभारी बनाया तब आपने कहा कि गुजरात का एक एक कार्यकर्ता बैठ के चिंतन करे, मनन करे, कैसे कांग्रेस को आगे ले जाना है। ये 3 दिन अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की, ग्रुप डिस्कशंस हुए और कल जब शिविर का आखिरी दिन होगा तब हम द्वारका डिक्लेरेशन, जो हमारी प्रमुख मंथन से निकली हुई बातें हैं, वो गुजरात की जनता के सामने रखेंगे। सवाल क्या है, लेकिन 4.5 महीने हो गए राहुल जी, मैं भी गुजरात के कोने कोने में घूमा हूं। ये सच्चाई है कि गुजरात में युवा पीढ़ी की तादाद 65% से ज्यादा है। नया खून करवट ले रहा है, उसको स्पेस देनी पड़ेगी, नया नेतृत्व विकसित करना पड़ेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जब से आया हूं बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है, जगदीश भाई ठाकुर अध्यक्ष का चार्ज लेंगे, 4 नेताओं को ज्वाइन कराएंगे, ये चिंतन शिविर होगा, फिर 4 नेताओं को ज्वाइन करेंगे। ये कमजोरी, ये कांग्रेस की कमजोरी है। और ये कमजोरी अगर किसी ने दिल में पाल रखी है तो भाई वो राजी राजी चला जाए, जितने हम लोग बचेंगे। मैंने कल भी कहा था कि आजादी के आंदोलन का इतिहास उठा के देख लो, जब अंग्रेजों की गोली किसी जाबाज के सीने पे लगती थी, ये तिरंगा झंडा गिरने नहीं देता था कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज जमाना वही है। गुजरात में अगर परिवर्तन करना है, अभी जगदीश भाई कह रहे सरेआम गला रेत दिया गया,
खामोश बैठे रहे, उसके परिवार बेबस, सरकार बेबस। ये ड्रग ट्रैफिकिंग किसके लिए आ रहा है नशा? ये नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। हजारों करोड़ का नशा, हेरोइन आ रही है, ड्रग्स आ रही है। यहां गूंगी बहरी सरकार, चला कौन रहा है सबको मालूम है, लेकिन वही खरीद खरीद के ले जा रहा है। तो मेरा कहना यह कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी ने कहा है, हमारा संकल्प है इस चिंतन शिविर का कि जो मुद्दे हैं उन पर लड़ेंगे तो सही हम, लेकिन लड़ाई लड़ने का जज्बा जिसके अंदर है वो कांग्रेस में ओहदेदार बने, वो कांग्रेस में बायोडाटा दे, और उसी को कांग्रेस में हम सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदारी दी जाएगी। आज इश्यूज बहुत है। क्या हुआ जीआईडीसी में? क्या हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सूरत के अंदर? पिछले साल 2 साल में 1000 लोगों की मौत हुई है। जो केमिकल निकाल रहे हैं वो, हम उद्योगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो केमिकल निकाल रहे हैं वो 200 साल से 400 साल तक वो केमिकल नष्ट ही नहीं होता है, और हम आवाज नहीं उठाएंगे। वहां के किसान की जमीन बर्बाद हो रही, वहां की नदियां बर्बाद हो रही, वहां का पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठ रही। हमने एक डेलीगेशन बनाया सारे सीनियर लीडर्स का, जाके देखो, बात करो उन लोगों से। गुजरात में, सूरत में हो, ये पूरा एक रास्ता बन गया है पूरा, जहां सारी जगह पे गुजरात के लोगों की समस्या है। तो आज हम राहुल जी के सामने ये संकल्प लेना चाहते हैं। एक तो राहुल जी, चुनाव लड़ने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हम लोग करते हैं, क्योंकि आपने 2017 में करीब 40 दिन दिए गुजरात को, एक भी ऐसा एरिया नहीं था जहां राहुल गांधी जी खुद नहीं गए, पैदल चले, यात्राएं निकाली, मीटिंगें की। नतीजा क्या निकला? 80 सीट पे हम पहुंचे। 12 सीट का फासला रह गया था, लेकिन वो फासला पाटने के लिए आज हमको नौजवानों की टीम चाहिए, नया खून चाहिए पार्टी के अंदर, और वही नए खून की तलाश में मैं और जगदीश भाई घूम रहे हैं गुजरात में, और नए खून को कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी देने की इच्छा है। आज राहुल जी, हमारा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हम चाहते हैं कि 1-1.5 महीना कभी दिल्ली में सीईसी या वर्किंग कमेटी, ये सब प्रोसेस अगर अहमदाबाद में हो जाए तो लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो, सारे फैसले यहीं के यहीं हो जाए, ये हमारी इच्छा है। बहुत सारी चीजें हैं, राहुल जी को हमको सुनना है, लेकिन मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी में अगर अनुशासन नहीं रहेगा, पार्टी नहीं चलने वाली है। और कितना भी बड़ा नेता हो, राहुल जी की मौजूदगी में कह रहा हूं, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उसने पार्टी की अनुशासन की सीमा रेखा को लांघा तो फिर हमें उसकी पार्टी में जरूरत नहीं है। पार्टी नेताओं से नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। पार्टी में नया खून आएगा, समय बदल रहा है, और नए खून को अगर आने से कोई रोकना चाहता है तो ये उनकी गलतफहमी होगी, ये मैं कहना चाहता हूं खुलेआम। कांग्रेस पार्टी का मुखिया जो कार्यक्रम जिस कार्यकर्ता को दे, चाहे वो संघर्ष का है, चाहे लाठी खाने का है, अगर मानसिकता है, आइए इस लड़ाई में आपका स्वागत है। आपके हाथ भी जोड़ेंगे, आपके पांव भी पकड़ेंगे, लेकिन अगर आप नखरे करते रहेंगे, आप काम नहीं करना चाहेंगे, तो माफ करना, मैं मंत्रिमंडल से छोड़ के आया हूं। राहुल जी ने आदेश दिया था, यहां मैं आया हूं कांग्रेस को खड़ी करने के लिए, और एक संकल्प लेके राहुल जी का संदेश लेके आया हूं। इसलिए कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है, इसमें नया खून बराबर आता रहा है, इतिहास उठा के देख लीजिए। हमें वो कांग्रेस चाहिए गुजरात में जो आने वाले 25 साल के लिए गुजरात के लोगों की सेवा करे,
कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करे गुजरात में, उसकी तलाश है। और उसके लिए आप सब लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? हाथ खड़े करके बताओ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना, हम मिलते रहेंगे। हमको राहुल जी को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યવર રઘુ શર્માજી. હવે હું વિનંતી કરીશ કે જેની આપણે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, हम सबके दिलों की धड़कन, पूरे भारत का भावी नेतृत्व लेकर हम सबको मार्गदर्शित करने के लिए आ रहे हैं। मान्यवर राहुल जी, आप आइए, हमको मार्गदर्शित करें, ऊर्जा दीजिएगा। उधर आप उधर वाले माइक से करेंगे। राहुल गांधी जैसा हो, भाई जगदीश ठाकुर जी, रघु शर्मा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, बाकी हमारे नेता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गुजरात आकर जब भी मैं यहां आता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ, हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। आप यूनिक तरीके से काम करते हो। यूनिक तरीके से काम करते हो और जो हमारी पार्टी है, महात्मा गांधी की वहां फोटो लगा रखी है। हमारी पार्टी गुजरात से पैदा हुई है। मतलब उस समय हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उठी थी, मगर जो विचारधारा थी, जो डायरेक्शन थी, वो एक गुजराती ने दी थी। उसमें नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत सारे लोग थे, मगर जिसको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कहते हैं, वो महात्मा गांधी ने दी थी। और बाकी लोग गांधी जी में और बाकी जो नेता थे, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। मेरे परदादा भी गांधी जी के साथ काम करते थे। मैंने उनकी एक चिट्ठी पढ़ी जो वो गांधी जी के बारे में किसी को लिखी उन्होंने। मैं आपको बात समझ आ जाएगी। चिट्ठी में नेहरू जी लिखते हैं कि मैं इस मामले पे मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, और मेरा पूरा मन, मेरी पूरी लॉजिक
कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं। मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही हैं और मैं गलत हूं। मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्यों। मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो गलत हैं, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वो ही सही है। मतलब आपने आज, मैं जब मंदिर गया तो वहां पुजारी जी ने मुझे भी कहानी बताई कृष्ण भगवान की, जो आपने अभी फिर से दोहराई। तो उसमें जैसे मैंने आपको गांधी जी का उदाहरण दिया कि नेहरू जी कहते हैं कि लॉजिकली मुझे ठीक लग रहा है, मगर सच्चाई उनके साइड पे है। लॉजिक मेरे साइड पे, सच्चाई उनके साइड पे। मतलब मैं सच्चाई तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो वही कृष्ण भगवान की बात थी। जब लड़ाई हुई, जब कृष्ण भगवान जी वहां लेटे थे, उन्होंने बड़ी होशियारी से सवाल पूछा, तुम्हें सेना चाहिए या तुम्हें कृष्ण जी चाहिए? यह मामूली सवाल नहीं है, यह गहरा सवाल है। कृष्ण जी यह पूछ रहे थे कि तुम्हें सच्चाई की लड़ाई लड़नी है या झूठ की लड़ाई लड़नी है? तुम मन बना लो। तुम्हें सच्चाई की लड़ाई लड़नी है तो तुम्हें 4-5 लोगों की जरूरत है, और अगर तुम्हें झूठ की लड़ाई लड़नी है तो ले जाओ, सब कुछ उठा के ले जाओ। सौ भाई चाहिए वो ले लो, हथियार चाहिए वो भी ले लो। अब उस दिन नहीं थे, बट जो भी है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सीबीआई, ईडी, मीडिया, पुलिस, गुंडे, हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा। तो गुजरात हमें यह सिखाता है कि एक तरफ सत्ता हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कौरव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो माया है। वो माया है, वो जो भी है, वो जो भी है, वो माया है। और दूसरी तरफ सच्चाई। अब देखिए, उनको देखिए, हाथ में सीबीआई है, ईडी, मीडिया, अच्छे कपड़े, सच्चाई ऐसी लगती है।
सच्चाई बड़ी सिंपल होती है, सिंपल होती है। अब सुनिए, तो गुजरात ने सिर्फ हमें नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो गांधी जी दिए, रास्ता दिखाया, मगर गुजरात ने ये जो सोच है, शायद आज गुजरात के लोगों को भी नहीं मालूम कि आपने कहां कहां तक इसको फैला दिया। नहीं, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूं। नाइनटीन 1990s की बात है, मैं 19-20 साल का था उस समय, और मैं ये कांग्रेस पार्टी से नहीं कह रहा हूं, मैं गुजरात के हर युवा से कह रहा हूं, आप सबको ये सुनना चाहिए। ये भाषण इनके लिए है मगर आपके लिए भी है। मैं गया साउथ अफ्रीका। आप लोग अभी कहा किसी ने कि थोड़ी मायूसी है, तो उसको मिटाने के लिए मैं ये आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी में मायूसी कैसे मिटती है, समझता हूं। तो मैं गया साउथ अफ्रीका, वहां पे सोनिया जी थी, प्रियंका थी, मैं था। पापा के असैसिनेशन के बाद मंडेला जी ने हमें साउथ अफ्रीका बुलाया था। साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की सरकार थी उसको हटा दिया गया था। तो मंडेला जी ने हमें बताया कि थोड़ा बता रहे थे, लड़ाई के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि मैं 26 साल जेल में रहा। 26 साल मुझे वो तंग करते थे, कंटिन्यूअस, मतलब ये नहीं कि 2 साल अंदर फिर 2 साल बाहर, 26 साल डायरेक्ट सीधा खट, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7-8 साल। तो मैं सुबह उठता था और दिन भर जेल में रहता था। तो मैंने कहा कि जेल में आप इतने साल रहे, आप अकेले रहे, आपको शक्ति कहां से मिली? मुझे कहते मैं तो अकेला था ही नहीं। मैंने कहा आप अकेले नहीं थे, आपने कहा आप तो सॉलिटरी में थे। सॉलिटरी में तो था, तो फिर मैंने कहा कैसे हो सकता है आप सॉलिटरी में थे और अकेले थे? अकेले नहीं थे। कहते नहीं, मेरे साथ सॉलिटरी जेल में महात्मा गांधी बैठे थे। तो देखिए यहां पे गांधी जी की फोटो है, साउथ अफ्रीका की सरकार को गिरा दिया। साउथ अफ्रीका की सरकार को जाके लुढ़का दिया, और आप मुझे कह रहे हो कि गुजरात की सरकार को नहीं लुढ़का सकते। पिछली बार मैं आया यहां, हमारे जो चलो सीनियर नेता कह लो, उन्होंने मुझे कहा पहली मीटिंग में, बहुत मुश्किल चुनाव है। बोला नहीं मैंने कुछ, बहुत मुश्किल लड़ाई है। ठीक है, कितनी सीटें आएंगी? 40-45 सीट आएंगी पक्का। हाँ, 40-45 सीट आएंगी। चुनाव चलता गया, वही नेता मेरे पास आए, कहते हैं माहौल तो बन रहा है, माहौल तो बन रहा है, चेंज तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अंत में आपने 12 कहा, हम 6 सीटों से चुनाव हारे, 7 सीटों से। और उस टाइम जो हालत थी मैंने देखी, इस टाइम जो हालत है मुझे दिख रही है। तो ये जो आपका चुनाव है ना, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन है,
ये आपका जीता हुआ चुनाव है। चुनाव खत्म हो गया है, आप लोग जीत गए हो। बस आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मैं समझता हूं क्यों। क्योंकि अगर मैं आप जैसा 25 साल के लिए हर रोज यहां पे बीजेपी के सामने होता तो मेरी भी कॉन्फिडेंस पे थोड़ा धक्का पड़ता, क्यों नहीं। मगर मैं बाहर से आया हूं, दिल्ली से आया हूं, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मानो मुझे। पिछली बार भी आया था और मैंने आपसे कहा था कि देखो भैया ये चुनाव जीता जा सकता है, और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि ये चुनाव आप लोग जीत गए हो। बट बस अब आपको उस बात को एक्सेप्ट करना है। अब गुजरात की जनता आपके ओर देख रही है। आप सोच रहे हो कि आप लोग बीजेपी से तंग हो। जितना आपका नुकसान किया है उससे 10 गुना ज्यादा बीजेपी ने गुजरात की जनता का नुकसान किया है। यहां पे कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति का गला काटा? नहीं काटा। कोविड में यहां पे 3 लाख लोग मरे, गुजरात के लोग थे। गुजरात के किसी का भाई, किसी की माता, आपके भी बहुत सारे फैमिलीज के लोग कोरोना से मरे होंगे। दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ, ये देख लो, ये कैमरा चलाओ जरा यहां पे, ये देखो। और गुजरात का हर परिवार, अगर आपने ये सवाल पूछा तो हर परिवार हाथ उठा के कहेगा हां, मेरा भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा बच्चा कोविड के कारण मर गया। कहते हैं गुजरात मॉडल है, ठीक है, गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में गैस सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। गुजरात मॉडल में वेंटिलेटर नहीं थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, सड़क पे, हॉस्पिटल के सामने, गाड़ी के अंदर लोग मर रहे थे। तो ये जो बीजेपी की राजनीति है, ये गुजरात का नुकसान कर रही है। बेरोजगारी, जो आपकी स्ट्रेंथ है, गुजरात की स्ट्रेंथ क्या है बताओ मुझे। मैंने आपको सच्चाई की बात बोली, बताओ क्या स्ट्रेंथ है। बिजनेस, बिजनेस में किस प्रकार का बिजनेस? छोटे, स्मॉल और मीडियम, ये गुजरात की स्ट्रेंथ है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? हाँ, खत्म कर दिया। जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना के समय उनके जो एक्शंस थे, उन्होंने गुजरात की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, बैकबोन को तोड़ दिया। और गुजरात इस बात को समझ रहा है। ये आप मत सोचिए कि गुजरात को ये बात समझ नहीं आ रही है। गुजरात देख रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ होती थी स्मॉल मीडियम बिजनेस, हमारी स्ट्रेंथ होती थी इनोवेशन, हमारी स्ट्रेंथ होती थी देश को रास्ता दिखाने की।
सब उड़ा दिया। 3-4 लोग गुजरात को चलाते हैं, पूरा का पूरा पावर सेंट्रलाइज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? अब मैंने आपको कहा कि आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम क्या है? मैं देखिए साफ बोलता हूं और मैं गुजरात की जनता के सामने बोल रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या है? अपॉर्चुनिटी है बीजेपी एक साइड, दूसरी साइड कांग्रेस पार्टी। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जोर से बोलिए। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि जब गुजरात की जनता कांग्रेस की ओर देखती है तो उनको क्लियरली कांग्रेस क्या करना चाहती है, उसको कैसे करना चाहती है और उसको कौन लोग करेंगे वो पहचान नहीं पा रहे। वो हमारे ओर देखते हैं, कहते हैं यार कांग्रेस पार्टी को जिताना तो चाहते हैं हम, मीडिया उनके साइड है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। पूरा मीडिया उनके बारे में बोलता है, हमारी बुराई करता है 24 घंटे। तो वो कंफ्यूजन हमें क्लियर करना है। कांग्रेस क्या करेगी, कैसे करेगी और कांग्रेस पार्टी में कौन कौन लोग इस काम को पूरा करके दिखा देंगे। अब इसमें दूसरा सवाल उठता है, कंफ्यूजन कहां से आता है? कंफ्यूजन एक बार फिर सच्चाई की ओर चले जाते हैं, महात्मा गांधी की ओर चले जाते हैं, कृष्ण भगवान की ओर चले जाते हैं। करता कौन है, बोलता कौन है, इसमें डिस्कनेक्ट है कांग्रेस पार्टी में। एक तरफ वो लोग जो 24 घंटा लगे रहते हैं, जमीन से जुड़े हैं, बीजेपी से लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो एसी में बैठते हैं, मौज करते हैं, बोलते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं। अब मेरा भी ज्यादा लंबा हो रहा है। तो ये क्लैरिटी हमें लानी है। गुजरात के लोगों को हमें दिखाना है, भैया देखो इस साइड लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की, ये लोग काम के लोग हैं, ये लोग जमीनी लोग हैं, ये लड़ जाएंगे, ये गुजरात को रास्ता दिखा देंगे और करके दिखा देंगे। और इस तरफ ये लोग हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं, बीजेपी इनको ले जाइए। आपको और कौरव चाहिए, उठा के ले जाइए, जितने चाहिए लेते जाओ, हमें नहीं चाहिए। हम आपको तोहफा देते हैं, ले जाओ उठा के। हमें कांग्रेस का जो खून है, डीएनए जो है, वो चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए, यहां पे मतलब तूफान लाने के लिए 25-30 लोगों की जरूरत है। 100, 200, 500, 1000 की नहीं। अगर आप में से 25 लोग मन बना लो कि क्यों भैया अब ना हम बीजेपी को यहां से उखाड़ के, उड़ा के आउट कर देंगे, 25 लोग, मुझे 26 नहीं चाहिए, और उसको भी मैं डेवलप कर सकता हूं, मुझे 25 भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 5 लोग मुझे मिल जाएं और उन 5 लोगों को 5 लोग मिल जाएं,
काम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? अगले 6 महीने में, 1 साल में, कितना समय है इलेक्शन के लिए? 8 महीने। 8 महीने क्या करना है? हमें खोजना है। इन्हीं लोगों में से ठाकुर जी, आपका काम क्या है? आपका काम इस भीड़ में से वो 25, 30, 40 लोग निकालने हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की शक्ति, सपोर्ट उनको देना है। और मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, आपने कहा हम हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, कोई जरूरत नहीं है ना। ये भैया पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना वो बीजेपी का काम है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो काम करेगा उसको आप आगे बढ़ाइए, जो काम नहीं कर रहा है उसको आप साइड में कर दीजिए। और मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी के वो भी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है, वो भी लोग हैं जो एसी में बैठते हैं। आपने ये लाइन बनानी शुरू कर दी ना, वो भी उस दूसरी लाइन में घुस जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, वो सब पहली लाइन में घुस पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में वो एकदम आएंगे। तो आपका काम 2 लाइन बनाने का है और फिर आप मजा देखना, ये सब के सभी एक लाइन में घुस जाएंगे। और जो नहीं घुसेंगे उनको आप अच्छा सा पैकेज बना के बीजेपी के घर पहुंचा दीजिए। तो गुजरात की जनता, गुजरात के युवाओं से भी 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। ये जो संगठन है जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, ये आप सबका संगठन है, ये गुजरात के युवाओं का संगठन है, ये गुजरात की मजदूरों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों का संगठन है। और आप लोगों को इस संगठन को संभालने का काम करना पड़ेगा। यहां टीम बैठी है, मगर ये जो साइड वाले दरवाजे इनको आप खोल दीजिए। गुजरात के पास दुनिया से सबसे ज्यादा टैलेंट है, नंबर 1 तो वो है। और मतलब लिस्ट है, किसी भी देश में चले जाइए, हिंदुस्तान को छोड़िए, अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइएगा, आपको वहां पे गुजराती मिल जाएगा जो अपना वहां पे मतलब काम कर रहा है। और दुनिया के सब गुजराती देख रहे हैं गुजरात की ओर, कह रहे हैं भैया ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। हमारी जो स्ट्रेंथ थी उसे वीकनेस बना दिया। तो मिलकर आपको और गुजरात के युवाओं को, गुजरात की जनता को, गुजरात के एनआरआईज को गुजरात के लिए एक नया विजन बनाना पड़ेगा, रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे गुजरात की जनता के पास और कहेंगे भैया हमें सत्ता दे दो, गुजरात की जनता कहेगी नहीं भैया। अगर आप कहेंगे देखिए गुजरात के लिए हम ये विजन लाए हैं, गुजरात को हम इस प्रकार से बदलेंगे, गुजरात के आदिवासियों के लिए हम ये करके दिखाएंगे, गुजरात के छोटे स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्री के लिए हम ये करके दिखाएंगे, गुजरात के डायमंड इंडस्ट्री के लिए हम ये करके दिखाएंगे, गुजरात के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं हम इसको इस प्रकार से बदलेंगे। अगर आपने ये प्लान करके गुजरात को दिखा दिया और वो जो मैंने 25 लोगों की बात की, आपने दूसरी तरफ वो 25 चेहरे लगा दिए, ये आपका इलेक्शन गया, हो गया काम। और मैं तो हूं यहां। अब देखिए मैं आया, एक आप बुरी आदत मुझे दे दी आप लोगों ने। मैं आया, हर बार आता हूं, अब आदत लग गई है। नॉर्मली मैं क्या खाता हूं, लंच पे मेरा बहुत छोटा चलता है, बहुत कम खाता हूं। और मैं नॉर्मली फ्राइड तला हुआ खाना नहीं खाता हूं,
मीठा कम खाता हूं। जब मैं गुजरात आता हूं, पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या कर देते हो आप लोग। मैं आज मंदिर से निकला, वहां पे मुझे रेस्टोरेंट दिख गया, मैंने कहा चलो भैया उसमें जाना है। और नॉर्मली मैं, बड़ी थाली रख दिया आपने मेरे सामने, वहां पे मतलब 2-3 मैंने पराठे खा लिए, रोटी पराठे पता नहीं क्या क्या खिला दिया आपने, 3-4 सब्जी। तो मुझे यहाँ खाना भी अच्छा लगता है, गुजरात के लोग भी अच्छे लगते हैं, आपसे सीखने को मिलता है। और मेरे जो गुरु हैं, गुरु थे और रहेंगे, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने मुझे राजनीति में सिखाया है, वो आपके हैं। वो आपने मुझे दिए, आपने देश को दिए। तो ये रिश्ता है, इस रिश्ते को मैं गहरा करना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। तो जब भी आप चाहो, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहो, बस बुलाने की जरूरत है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। और देखिए, लड़ाई खत्म होने से पहले मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, 2 चीजें नहीं मांगूंगा, एक चीज मांगता हूं। लड़ाई खत्म होने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। लड़ाई के बाद जितनी हार मानना चाहते हो मान लो। इलेक्शन की डेट कब है? 10 दिसंबर से पहले कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई भी कांग्रेस का नेता हार नहीं मानेगा। ये आप मुझे दे दो, ये दे दो, और मैं आपको कह रहा हूं कि आपका चुनाव आप लोग जीत गए हो। धन्यवाद।